ये जो हिंदी में देवनागरी जो लिपि है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। तो पहले आप देखिए कि जो हिंदी में देवनागरी लिपि आया किस प्रकार से आया। तो ये देखिए, ये जो देवनागरी लिपि है, तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहा है उसकी हम जानकारी लेंगे। तो ये जो है शुरू में जो है लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता था। देवनागरी लिपि को प्राचीन काल में लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता था। लेकिन ये देवनागरी नाम कैसे पड़ा, तो इसका जो है ये गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने के कारण वहाँ के पंडित और ब्राह्मण के नाम से इसे नागरी कहा जाता था। इन्हें गुजरात में जो जिस जगह पर ब्राह्मण और पंडित रहते थे, तो वहाँ पर जी अस्तित्व में जब आया तो वहाँ के नागरिक कहा जाता था, गुजरात के ब्राह्मण और पंडितों को। और उसके अस्तित्व में आने के बाद तुरंत इसने जो है देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया। और जब वहाँ नागरिक कहने लगा तो जितना भी रचना हुआ देवताओं को संस्कृत में, जितना भी रचनाएं नए नए हुए, वो सारी रचनाएं जो है देवताओं के ऊपर होने लगा। तो उस तरह से जो है उसे देव भाषा के रूप में कहा जाने लगा। जब संस्कृत की रचना होने लगा तब, तो इस तरह से जब देव भाषा में लिपिबद्ध होने लगा तो इस तरह से नागरी पहले से था और देव भाषा में संस्कृत जो है वो रचना होने लगा, तो देव शब्द जुड़ गया, तो ये देवनागरी पूरा बन गया। इन्हें गुजरात में जो आदमी थे ब्राह्मण या ये जो भी पंडित लोग, तो वहाँ के नगर में से नागरी नाम पड़ा और संस्कृत में जो रचनाएं हुए देव भाषा में, तो इस तरह से देव और नागरी दोनों मिलकर के देवनागरी हो गया। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। जो भी देवनागरी में जो हिंदी में लिखा जाता है वो सारा चीज जो है अक्षरात्मक है। हम लोग क्या करेगा जितना भी लिखते हैं सब ये अक्षर है। लेकिन आपका रोमन लिपि जो है यानी अंग्रेजी लिटरेचर है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो रोमन लिपि में लिखाता है। और ये सारा चीज में अल्फाबेट है, यानी ए से जेड तक। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर 403 टाइप, यानी हिंदी में जितना हम लोग लिखे, जो भी अक्षर लिखे वो सारे अक्षर मिलाकर के जितना भी है, अनुस्वर है, विसर्ग है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, तो पूरे जो टाइपिंग का अक्षर है वो टोटल 403 है। लेकिन हम लोग हिंदी में लिखते हैं 403। वही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा जो टोटल है ये 26। तो 26 है रोमन में यानी इंग्लिश में, और हिंदी में 403 है। तो 403 टाइप होने के कारण, इतना लेटर की संख्या ज्यादा होने के कारण हमको टाइपिंग करने में या टंकन करने में हिंदी में कठिनाई होती है, यानी ज्यादा इसमें समस्या आती है। और इंग्लिश वही टाइपिंग करना है तो संख्या कम है, लेटर की संख्या कम है, तो उसको आसानी से करते हैं। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं सारी जगह इंग्लिश का टाइपिंग बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन हिंदी का टाइपिंग खोजते हैं तो उसमें हमको समस्या का सामना करना पड़ता है या इसकी संख्या बहुत कम है। अब इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर, यानी जो हिंदी साहित्य में जो भी त्रुटि थी, कमी थी, उसको सुधारने के लिए या उसको प्रचार करने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हुआ। तो इस इंदौर के अधिवेशन में इसका जो संयोजकता थे ये काका के लेकर थे। तो काका के लेकर जो है वो समिति का गठन कराए, संयोजक किए, और इस तरह से नागरी लिपि में सुधार जो है वो किया गया। ये जो हमारा अधिवेशन हुआ इंदौर में अधिवेशन, वो 1935 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद शिक्षा मंत्रालय देखे कि जितना भी सब त्रुटि है, कुछ भी हम लोग अक्षर लिखते हैं, कोई ऐसे अक्षर है जिसको लिखने में बहुत दिक्कत होता है, तो सारे हिंदी के समस्या से बचने के लिए शिक्षा जो मंत्रालय है वो देवनागरी लिपि में सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो शिक्षा मंत्रालय ने देवनागरी लिपि के संबंध में प्रकाशन जो है ये एक पुस्तक प्रकाशन किया गया। उसमें लिखा गया कि जो भी हिंदी की समस्या है उसको निराकरण किया जाएगा। तो उसमें जो है लिखा गया, तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से तो एक रचना जो है मानक देवनागरी वर्णमाला, मानक देवनागरी वर्णमाला, यानी हिंदी में देवनागरी में वर्णमाला के सुधार के लिए इसका प्रयोग किया गया। ये 1967 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। उसके साथ एक और पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण
ये 1966 में हुआ। तो ये पुस्तक दोनों में तो एक चीज हमारा जो है वर्णमाला में सुधार किया, और दूसरा जो वर्तनी, यानी हम लोग कुछ अक्षर को बोलते हैं तो रा अड़ा ये दोनों एक ही तरह से है, तो वो सब अक्षरों को सुधार के लिए काम किया गया। तो इस तरह से आप देखिए मानक का अभिप्राय। तो मानक भाषा है तो उसका अभिप्राय क्या है, तो मानक का अभिप्राय श्रेष्ठ, आदर्श और परिनिष्ठ है। यानी कोई भी अगर मानकीकरण भाषा है या मानक भाषा है तो वो भाषा श्रेष्ठ है, आदर्श है, परिष्ठ है। तो ये तीनों चीज उसमें विशेषता होनी चाहिए। मानक भाषा किसी देश का अथवा राज्य के प्रतिनिधित्व और आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। किसी भी राज्य का या देश का अगर है मानक भाषा, तो वो जो मानक भाषा है सामाजिक रूप से शिक्षित वर्ग, संस्कृति, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक सारे चीज में जो है उसका प्रयोग किया जाएगा शुद्धता पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक। अब मानकीकरण के 3 सोपान, यानी मानकीकरण कोई भी भाषा है मानक भाषा, तो वो मानक भाषा 3 स्तर से गुजरेगी। कोई भी है तो पहले प्रथम स्तर हो गया बोली, उसके बाद उससे ऊंचा हो गया स्तर, और सबसे उच्चतम होगा मानक भाषा। अब बोली किसको बोलेंगे, तो वैसा कोई भी बोली या वैसा हम लोग कोई भी भाषा का प्रयोग करेंगे जो सीमित क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में या आंचलिक क्षेत्र में या फिर लोकल क्षेत्र में, क्षेत्रीय क्षेत्र में बोला जाता है। तो बोली आपका क्या है, तो बोली का स्तर है सीमित क्षेत्र में बोला जाएगा, कोई भी एक कस्बा में, स्थानीय क्षेत्रीय कोई भी एक छोटा सा टाउन में, आंचलिक कोई भी देहात वगैरह में, क्षेत्रीय कोई भी क्षेत्र में। तो बोली जो है वो किसी सीमित क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बोला जाएगा। भाषा कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, सामाजिक, संस्कृति या क्षेत्र विस्तार में, यानी गांव देहात से ज़्यादा अगर शहर में आ गया या फिर विशेष भौगोलिक क्षेत्र में आ गया या कोई एक समाज के लोग बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बोली से ऊपर का स्तर है, उससे थोड़ा अच्छा स्तर है, तो वो स्तर को हम लोग भाषा बोलते हैं। मानक भाषा यानी वैल्यूएबल लैंग्वेज, तो इसमें अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र है, यानी उसमें पूरा राष्ट्र में अधिकतम लोग यही बोलेंगे, और सारा कार्य प्रशासनिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सारा काम इसी से करेंगे। तो ये जो हमारा मानक भाषा है विस्तृत क्षेत्र में रहेगा, पूरा स्टेट में, पूरा राज्य में, देश में, और उच्च स्तरीय रहेगा, सारा प्रशासनिक काम इससे काम होगा। अब देखिए भाषा के सर्वांगीण विकास के मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले कहाँ उठाया गया, तो सबसे पहले जो उठाने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम रखिएगा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष थे, उनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एक जो है समिति का अध्ययन गठित किए, उस समिति के अंतर्गत रहे, और उनके साथ जो है बहुत सारे उनके जो हिंदी विभाग अध्यक्ष और थे उन्होंने भी सहयोग किया। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसका अगला सीरीज अगले क्लास में अपलोड होगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।